क्वेश्चन देखते हैं ना। एडवांस का पेपर वन में पूछा गया सवाल है 2025 का, है ना। तो 2025 का क्वेश्चन है। तो इसको अगर देखें तो क्वेश्चन कहता है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, S1 S2 S3। इनको एक क्वेश्चन दिया जाता है ना, प्रॉब्लम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। और कुछ इवेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे यू है, भी है, डब्ल्यू है, टी है। यू में कहता है कि कम से कम एक स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को, है ना। तीनों में से कोई दो भी कर सकते हैं, तीनों में से तीनों स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। बी में कह रहा है कि S1 जो है वो कर सकता है सॉल्व, लेकिन S2 और S3 नहीं कर सकता। डब्ल्यू में कह रहा है कि S2 तो सॉल्व कर सकता है, ठीक है, S3 जो है सॉल्व नहीं कर सकता। टी में कहता है S3 सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बाकी फिर प्रोबेबिलिटी, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी दी गई, यू की, वी की और डब्ल्यू की। टी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ये वाले देखो। तो यहाँ से ये दिया गया, ये भी दिया गया और ये भी दिया गया। तो बेटर क्या है कि सेट थ्योरी का यूज हम कर लेते हैं। सेट थ्योरी का यूज कैसे करेंगे? जैसे S1 को मान लो, S2 को मान लो, S3 को मान लो, कुछ सेट्स बना करके। जैसे ये रहा, इसको S1 मान लो, है ना, इसको S2 मान लो और इसको S3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको S3 मान लो, ठीक। और इसको सेट बना लो यहाँ पे यूनिवर्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, इसका थोड़ा सा नाम भी हम कर लेते हैं भाई, नाम दे लेते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, इसको मान लो S1 सेट, और ये हो गया S2, ये हो गया S3। अब यहाँ कर लो A, ये कर लो B, C, D, E, F, और इसको कर सकते हैं G, ठीक है। और बाहर वालों को कर लो कुछ H, ठीक है। अब इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन है, ये एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3, ये जानते हो फ्रॉम द सेट थ्योरी। और इसी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे U, P ऑफ U, है ना। और ये है कितना, 1/2। अच्छा, इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब हो गया कि A, इन सभी को जोड़ेंगे A, बाकी सारे एलिमेंट्स को, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इन सब के वैल्यू जो है वो दी गई है 1/2, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना यहाँ पे ये स्टूडेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये जो है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, है ना, S1 यूनियन S2 यूनियन S3, ठीक है, ऐसा बार। और फिर इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि S1, है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डी मॉर्गन्स। तो बार यहाँ कर लो और ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, है ना, ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे S1 S2 और S3 ये जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक। इसलिए इस चीज को नहीं लिख सकते। और यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस, मतलब कहने का मतलब ये हो गया P ऑफ S बार, S1 बार, राइट। फिर P ऑफ S2, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, P ऑफ S3। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है भाई कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये चीज हम नहीं कर सकते, ठीक, इसलिए इसको हटा दो। है समझ में? अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। नाउ द सेकंड केस मींस द सेकंड इवेंट पढ़ो। उसमें क्या है कि S1 तो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को, लेकिन S2 और S3 नहीं कर सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 तो कर सकता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कि S1 तो कर सकता है लेकिन S2 और S3 जो है वो नहीं कर सकता, ये गिवन है, गिवन है। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी गई है विच इज 1/10। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, बाय यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मूला वी कैन यूज, कि भैया S1 इंटरसेक्शन S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा केस तो ये होता है ना, फॉर्मूला डिवाइडेड बाय P ऑफ S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार, ठीक। और ये दिया गया 1/10। अब ध्यान से देखना इसको, सेट में है ना, कि मेरे पास S1 है, S2 बार है और S3 बार है। तो S1 मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ये वाला S1 जिसमें A, D, E और G है। S2 बार और S3 बार इन दोनों के बाहर, तो इसके बाहर देखना है और इसके बाहर भी देखना है, ठीक है। तो इसके, लेकिन इंटरसेक्शन मुझे S1 के साथ लेना है। तो इसके बाहर मतलब ये वाला हो गया और ये वाला हो गया,
इसके बाहर मतलब ये वाला और ये वाला हो गया, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से इंटरसेक्शन में क्या आ गया तुम्हारा ये वाला, ठीक है। ये क्योंकि S1 के साथ इंटरसेक्शन लेना है, बाहर मतलब यही वाला आया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय। अब इसको देखना है कि S2 के बाहर और S3 के बाहर क्या होता है। तो S2 तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। तो S2 के बाहर मतलब ये यूनिवर्सल सेट वाला और साथ में ये वाला और ये वाला भी, बस S2 के बाहर होना चाहिए। ऐसे ही S3 के बाहर मतलब ये वाला और ये वाला साथ में ये वाला, इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या आएगा इन दोनों का, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A तो होगा ही, साथ में H भी होगा, ठीक, इज इक्वल्स टू 1/10 है, ठीक। अब ये H को निकालना पड़ेगा। अब ये H कैसे निकालेंगे, देखो टोटल मुझे पता है, टोटल कहने का मतलब ये वैल्यू मुझे पता है 1/2, और यूनिवर्सल सेट ओवरऑल अगर देखें तो इसकी ये क्या होती है, 1 ही तो होती है। तो 1 में से अगर मैं ये यूनियन वाला पार्ट हटा दूं, मीन्स S1 यूनियन S2 यूनियन S3, अगर मैं इसको इसको और इसको हटा दूं तो क्या बचेगा, H ही तो बचेगा। इसका मतलब H की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, H की वैल्यू, H की वैल्यू अगर निकालना हो तो हटाना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा 1/2 को, तो ये H की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक, ये आ गया। और यहाँ से हम A की वैल्यू फिर निकाल सकते हैं, मीन्स A प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/10, है ना, 1/10, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी A की 1/18, ठीक। अच्छा, अब दूसरा केस यूज कर लेते हैं, ठीक। एक और इवेंट है मेरे पास जिसमें W के बारे में बताया जा रहा है कि S2 जो है सॉल्व तो कर सकता है, लेकिन S3 जो है सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 तो कर सकता है लेकिन S3 नहीं कर सकता, मतलब बार लगा लो भाई, और ये दिया गया है 1/12, ठीक है। अब इसका मतलब कि S2 तो करेगा और S3 नहीं कर सकता, मतलब ये रहा S2, है ना, और S3 करने का मतलब ये वाला, तो इसके बाहर देखना है, इसके बाहर, लेकिन S2 के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो इसके बाहर में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, है ना, ये वाला मीन्स E आएगा और B आएगा। इसके बाहर देखना है ना, आ तो सब कुछ रहा है लेकिन S2 के साथ लेना है, तो इसके बाहर मतलब E और B, मतलब E प्लस B की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, तो A मेरे पास है, H मेरे पास है, ठीक है। अब देखो ध्यान से P ऑफ T निकालना है ना, P ऑफ T के बारे में पूछा गया है, जिस T में क्या इवेंट क्या कह रहा है कि S3 जो है वो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को, मतलब मुझे ये वाला निकालना है ना, ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, ठीक है, मतलब D और C प्लस D प्लस G प्लस F, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू पता है, A की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, और E प्लस B की वैल्यू दी गई है, मतलब ये वाला और ये वाला, है ना, इन दोनों का समेशन दिया गया है। तो जो बचा हुआ है ये और ये, है ना, यही तो वैल्यू चाहिए मुझे। तो C प्लस डी मीन्स इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू होगी 1/18 प्लस B प्लस E की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 1/12 होगी। बाकी जो बचा C प्लस D प्लस G प्लस F, है ना, ये 1/2 के बराबर है। तो जो बचा हुआ है मतलब C प्लस D प्लस G प्लस F, यही तो चाहिए, इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले जाते हैं 1/18 और 1/12 को, ठीक है, इसको और इसको, माइनस 1/18 माइनस 1/12 हो गया। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस यहाँ आ जाएगा 2 माइनस यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 18 माइनस 5 मतलब 13/36, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। बस यही करना था, हो गया, डन।